सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीव बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 11 लेकर के आ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल दोनों पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर 11 होगा मेल वाला और लेक्चर 12 जो होगा वो आपको फीमेल वाला होगा। ठीक, तो चलिए गैमेटोजेनेसिस पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। जब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस और ओवरी दोनों गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। टेस्टिस स्पर्म बनाना शुरू करते हैं और ओवरी ओवम बनाना शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है जब टेस्टिस हम लोग का क्या होता है कि स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये क्या होता है कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। कब होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, यानी 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक ना, 13 ईयर्स से 14 ईयर्स के एज में स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम स्पर्म मदर सेल कहते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है कहाँ पर होता है? सेमनीफेरस का वाल में प्रेजेंट होता है। यानी कहा जाता है द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड wall of seminiferous tubules multiply by mitosis division and increase in numbers। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है ये देख लीजिए। अब स्पर्मेटोगोनिया जिसको कि स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं, ये क्या होता है कि ये सबसे पहले इसका लोकेशन अगर देखें स्पर्मेटोगोनिया का, तो कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वाल में होता है। और वो जो होता क्या होता है कि मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। यानी माइटोटिक डिवीजन मतलब नॉन रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? स्पर्मेटो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया अगर बोले तो ये प्लूरल है। ठीक, और स्पर्मेटोगोनियम बोले तो सिंगुलर है। ठीक, लेकिन क्या होता है? ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड सेल्स है। ठीक, और इसमें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे? 46 क्रोमोजोम पाए जाएंगे। हम लोग का बॉडी का प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक, तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम होगा और इसको हम लोग 2n से दिखाते हैं। डिप्लॉयड सेल्स को हम लोग 2n से दिखाते हैं। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के से पढ़ेंगे। ठीक ना, फ्लो चार्ट से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम की बात करते हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोजोम है। ठीक, 2n मतलब डिप्लॉयड और कितने क्रोमोजोम? 46। अब इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, जो कि नॉन रिडक्शनल डिवीजन कहा सकते हैं। अब माइटोसिस होने के बाद क्या होता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होता है? आपका 2n होता है, यानी कि ये भी डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर क्रोमोजोम का नंबर घटेगा, यानी यहाँ पर 46 था तो यहाँ पर घट जाएगा, 50% में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन हुआ। तो अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। और इसमें क्रोमोजोम कितने हो गए? 23। ठीक, अब इसमें आगे देखिए क्या होता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या बन गया? अब स्पर्मेटिड बन गया। अब देखिए ये भी हैप्लॉइड है। अब क्रोमोजोम, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्रोमोजोम का नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्रोमेटिड का नंबर दिखता है। अब यहाँ पर है तो हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ क्रोमेटिड का नंबर कितना है? 23। यहाँ क्रोमोजोम देख रहे थे और यहाँ क्रोमेटिड देख रहे हैं। ठीक ना, जैसे कि ये ये क्रोमोजोम हुआ, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। समझे? ये क्रोमेटिड हुआ, ये क्रोमोजोम, यानी ये पेयर्स में है और ये अनपेयर है। ठीक, आया समझ में? अब ये स्पर्मेटिड जो है क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? अब ये ट्रांसफॉर्म होकर के आपको स्पर्म में ये देखें, अब ये स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए स्पर्मेटोजोआ को हम लोग को क्या करना है कि अब बाहर निकालना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशंस। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशंस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए उधर। अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में हार्मोनल रेगुलेशंस कैसा होता है हम लोग का बॉडी में। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में क्या होता है हार्मोनल रेगुलेशंस देखते हैं। तो देखिए प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस, जैसे प्यूबर्टी आता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जीएनआरएच को सिक्रेट करता है। ठीक, क्या करता है? जीएनआरएच का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब जीएनआरएच है क्या? जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
ठीक। तो गोनेड्स का मतलब ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक ना। तो अब ये क्या किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज किया बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये जीएनआरएच क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, दो जीएनआरएच हार्मोन निकालेगा, यानी कि दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगा। कौन, एक एफएसएच एक एलएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जी एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देख लीजिए, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या चीज़ पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स पे एक्ट करके क्या करवाएगा उससे, और जैसे सर्टोली सेल्स पे एक्ट किया, ये एक्टिवेट हो गया। और क्या करने के लिए बोला गया इसको, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक, बाय सम फैक्टर। तो कुछ फैक्टर का मदद से ये स्पर्मियोजेनेसिस करने लगा, ठीक। अब देख लीजिए, और एलएच का काम क्या रह गया, अब एलएच क्या कर रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम एलएच बोल रहे हैं। अब एलएच क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को। और लीडिंग सेल्स क्या करता है, लीड टू सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ एंड्रोजेंस। यानी अब लीडिंग सेल्स को जैसे एक्टिवेट किया ल्यूटिनाइजिंग सेल्स हार्मोन्स, तो अब क्या किया, लीडिंग सेल्स हार्मोन्स बनाने लगा, यानी टेस्टोस्टेरोन बनाने लगा, यही तो है एंड्रोजन, ठीक है ना। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। आया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस, और मिडिल पीस के साथ क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, ये दिखेगा। अब देखिए, इसका प्लाज्मा जो पूरा बॉडी को कवर करके रखता है स्पर्म का, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका पूरा बॉडी को कवर करके रखता है। और इसका हेड पर क्या होता है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप। अब देखिए, इसका न्यूक्लियस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, ऊपर वाले पोर्शन होता है, वो क्या होता है, कवर होता है एक स्ट्रक्चर से, टोपी जैसा स्ट्रक्चर से, ऐसा स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब एक्रोजोम क्या है, एक्रोजोम फील्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। अब एक्रोजोम क्या होता है, एंजाइम से भरा हुआ होता है, ठीक। वो कैप जो है एंजाइम से भरा हुआ होता है, जो फर्टिलाइजेशन में काम करता है। यानी वहाँ पर भी एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल टॉक, ठीक है ना, केमिकल क्रॉस टॉक, ठीक। अब देखिए, इसका मिडिल पीस की बात करें, कंटेन्स द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोबिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देख लीजिए, इसका मिडिल पीस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, जो क्या करता है कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी उसका टेल को बीटिंग में मदद करता है, ठीक ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए अति आवश्यक होता है, महाजरूरी होता है। अब स्पर्म के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। क्या है डेटा, कि प्रत्येक इजैकुलेशन जो होता है क्वाइटस के टाइम में, ठीक है ना, मैटिंग के टाइम में जो प्रत्येक इजैकुलेशन होता है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है, ठीक। आउट ऑफ ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म में क्या होता है कि इसका 60% अगर शेप और साइज नॉर्मल है, तो समझ लीजिएगा कि वो मेल नॉर्मल है, ठीक। वो एक फादर बन सकता है, पेरेंट्स बन सकता है। और इसका 40% अगर इधर उधर भी रहा तो कोई कुछ नहीं होगा, चलेगा। यानी 40% का नॉर्मल शेप साइज नहीं होता, और वो स्लो होता, विगोरस होता है, स्लो मोबिलिटी होता है, ठीक। तो ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वो लेक्चर है आपका oogenesis।